नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, प्रत्येक व्यक्ति की चाहत ये रहती है कि वो जो कुछ खुद कर रहा है उसके आने वाली पीढ़ी उससे कुछ बेहतर करे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े कॉलेज में पढ़े, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करे, उसके साथ में बड़े पद पर काम करे, जिससे कि उसके जो सपने थे वो उसके आने वाली पीढ़ी पूरा कर सके। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छी पढ़ाई तो करे, लेकिन अपने पूर्वजों की जो उनके पूरी पुरखे दादा करते आ रहे हैं काम वो फिर से अपनाना चाहे? ऐसा बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसी कोई मिसाल आती है तो उसको हम सलाम ज़रूर करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही सफल किसान भाई जुड़े हुए हैं जो कि सफल उद्यमी भी हैं। वो अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी की, नौकरी करने के बाद उन्होंने अपने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कृषि को उद्यम का क्षेत्र बनाया और अपना नाम रोशन करा। तो चलिए आइए मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। ये हैं श्री मुकेश मेवाड़ा जी, ये सीहोर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपने किया क्या है, आप क्या क्या करते हैं और आज तक आपने पढ़ाई क्या की और आगे आप क्या कर रहे हैं? तो किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश मेवाड़ा है। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया है एग्रीकल्चर कॉलेज से और मैं एक किसान परिवार से ही हूँ। इसके पश्चात मैंने लगभग 18 साल तक रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र के में बहुत सारी संस्थाओं के साथ में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर भी काम किया है। और अभी मैं लास्ट में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम कर रहा था और उसको छोड़ने के बाद पिछले 1-1.5 साल से मैं अपने ही खेत में जैविक खेती कर रहा हूं और किसानों को भी उसमें सुझाव और ट्रेनिंग भी फ्री में उपलब्ध करवाता हूं। जी मेवाड़ा जी, आप तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपने जैविक खेती ही क्यों अपनाई? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जैविक खेती इसलिए अपनाया कि जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं हमारी ज़मीन में, उसमें वो हाईली सब्सिडाइज्ड हैं और हमारी सरकार के ऊपर उससे बहुत भार पड़ रहा है और केमिकल पेस्टिसाइड से हमें बहुत सारी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां हो रही हैं। हाँ जी। और तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, और मेरे जीवन में दिमाग में पहले से ही था कि मुझे कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए मैंने जैविक खेती को चुना। जी, किसान भाइयों को भी ये पता है, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा यही बताते हैं कि जो भी रसायन वो किसान भाई अपने खेतों में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, जो विपरीत प्रभाव है, पर्यावरण पर पड़ रहा है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा तो भूमि खराब हो रही है। तो आप एक मिसाल तो कायम कर ही रहे हैं। आप जो अपने खेतों में जो उत्पाद अभी जो लगे हुए हैं आपके खेतों में, वो कौन कौन से उत्पाद है? तो मैं अभी अपने खेत में मुख्य रूप से जो जैविक तरीके से सब्जियों की खेती कर रहा हूँ, जिसमें टमाटर की खेती है, गिलकी की खेती है, करेले की खेती है, और मैं वर्मी कंपोस्ट भी बना करके अपने खेतों में उपयोग कर रहा हूँ। जी, वर्मी कंपोस्ट तो आप बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो वर्मी कंपोस्ट की कुछ विशेष विधि है जिस तरीकों को अपना के आप अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं? जी, तो इसकी मैम बहुत सारी विधियां हैं। जो 4 मुख्य रूप से जो विधियां हैं उसमें जैसे डीप पिट मेथड, अपर पिट मेथड, एचडीपी जो पॉलीथीन के बैग होते हैं वो वाली विधि है, और एक विधि जो मैं सस्ती विधि उपयोग करता हूं उसको, जिसको खुले में मैं करता हूं, इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाता हूं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका इसमें रुचि कैसे हुई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक पद पर काम करता है और उसको बहुत ही अच्छी एक कहना चाहिए कि तनख्वाह मिलती है, तो फिर वो सोचता ही नहीं है कि मैं फिर से रूरल इलाके में जाऊं। तो आपकी रुचि किस प्रकार से पैदा हुई? देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश से ही हूँ और मैंने जो पढ़ाई किया है वो भी मेरा कृषि विषय में ही है, और मैं जो काम कर रहा था वो रूरल डेवलपमेंट में ही, तो मैं कृषि विशेषज्ञ के रूप में ही काम कर रहा था। हाँ तो उसमें मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था, लेकिन वो मैं प्रशिक्षण और ये सब काम करता था जी। अभी मेरा रुचि ये रहा कि मुझे बार बार मेरे दिमाग में यही आता था कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जी जी। और ये इससे ये होगा कि जो लाइलाज बीमारियां हो रही है, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर केमिकल किसान यूज कर रहे हैं, हाँ जी। अगर वर्मी कंपोस्ट और जैविक तरीके से सस्ती तकनीक अपनाते हैं तो जिससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, और लेकिन हमारे ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने इस विषय को चुना। आपके घर में भी क्या कोई और भी खेती करते हैं? जी, मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा परिवार में सभी लोग मैं किसान ही हैं। मेरे फादर भी किसान हैं और मेरे भाई भी हैं, वो भी खेती करते हैं। तो हम पूरा परिवार मिलके काम खेती में ही करते हैं। जी जी जी। आपने ये क्यों सोचा कि मैं जैविक खेती ही करूं?
तो जैविक खेती इसलिए कि जो केमिकल है वो तो सब उपयोग कर ही रहे हैं और वो बहुत महंगे हैं और सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है, सब्सिडी उनको देनी पड़ रही है और स्वास्थ्य के लिए भी केमिकल नुकसानदायक है। तो मुझे ये कि समाज के लिए कुछ फायदा हो, उत्पादन भी बढ़े और हमारी मृदा की भी स्थिति में सुधार हो, उनकी संरचना में सुधार हो और जो इनसे जो पानी की कमी हो रही, क्योंकि हम कम पानी की आवश्यकता लगता है, तो इसलिए इन तकनीक को अपना करके हम अच्छे से कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि आप जो केचुआ खाद है वो बनाते हैं, तो कुछ अलग विधि है आपकी, किस प्रकार से आप बनाते हैं वो अगर आप हमारे किसान भाइयों को विस्तृत रूप में बताएं। जी, केचुआ खाद बनाने की जैसे मैंने बताया और भी विधियां हैं, लेकिन जो मैं उपयोग कर रहा हूं वो बहुत ही सस्ती विधि है। इसमें आपको जो पॉलीथीन होती है पतली वाली, लगभग 50 mm के आसपास की, वो लेना है और उसके ऊपर आपको कच्चा गोबर लेना है। 15-20 दिन से पुराना या 1 माह तक पुराना भी आप ले सकते हैं। अच्छा, उस गोबर के ऊपर आपको केंचुए डालना है, जो कि आइसिनिया फोर्टिडा करके एक किस्म होती है जो गोबर को खा करके और 3 माह में वर्मी कंपोस्ट बना देती है। उनको डालने के बाद में उसके ऊपर आपको गनी बैग, जो कि जूट के बोरे होते हैं पुराने वाले, आप सस्ते लेकर के उनसे ढक दें। अच्छा। और उसको ढकने के बाद में आपको उस पर सिंचाई करते रहें आवश्यकता अनुसार। जैसे सर्दी का मौसम है तो 1 दिन छोड़कर करें। तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो सस्ते में और लगभग 3 माह में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि सर्दी के मौसम में 1 दिन को छोड़ के, तो गर्मी और बारिश में किसान भाई कितना पानी डालेंगे? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कितना पानी की आवश्यकता होती है सर्दी में 1 दिन छोड़ के। बरसात में आपको ध्यान रखें कि अगर बरसात हो गई है तो पानी आपको नहीं देना है, लेकिन 1-2 दिन बरसात गैप नहीं हो रही है तो आप पानी सिंचाई करें। अच्छा। लेकिन गर्मी में जैसे शुरुआत में गर्मी मार्च अप्रैल आता है तब तक तो आप 1 दिन रोजाना पानी दें, लेकिन मई जून के महीने में आपको देखना सुबह शाम दोनों समय पानी देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जी, वर्मी कंपोस्ट की जो खाद है इसकी पिट बनाने में किसान भाइयों को लागत कितनी आती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका कि कितनी लागत है। तो मैं बार बार एक ही शब्द पे फोकस कर रहा हूँ कि सस्ती तकनीक आपको उपयोग करना है वर्मी कंपोस्ट निर्माण में। तो इसमें लगभग जैसे 200-250 रुपए की पॉलीथीन हो गई, जो मैं नीचे बिछाने की बात कर रहा हूँ। उसके पश्चात में आपको, क्योंकि किसान भाई के लिए बात कर रहे हैं तो उनके घर पे गोबर होता है, नहीं तो एक ट्राली गोबर 1000 रुपए से 1500 रुपए तक आ जाता है। अच्छा। और इसमें जो केंचुए उपयोग, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको लगभग 15 किलो एक बेड के लिए लेना पड़ेगा, जो 100 रुपए किलो से लेकर के 150-200 रुपए किलो तक मिल जाते हैं। तो और गनी बैग जो कि सस्ते 8 से 10 रुपए के पुराने आपको लेना है। तो जिससे ढक सकें। तो इस तरह से आप 3 से 4 हजार रुपए में एक बेड बना करके आप इसको शुरू कर सकते हैं। जी, कुछ विशेष प्रकार के आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि ये ही केचुए लें तो ज्यादा फायदा होगा किसान भाइयों को? जी, जैसे कि मैं अभी बताया था कि आइसिनिया फोर्टिडा करके एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को 90% खाती है और जो मिट्टी को केवल 10% खाती है। अच्छा। तो ये जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिडा किस्म है, ये बहुत ही उपयोगी है और अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में यही किस्म है। तो आप इसको उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, आप ये बताइए कि आपने जैसे कि बताया कि आप एक बहुत ही अच्छे पद पर काम कर रहे थे, 1-1.5 साल ही हुआ आपको खेती करते हुए, तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं हम ज्यादा अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे थे, गए अपनी इज्जत से काम करके आए, घर पर आके आराम किया, ये ज्यादा मेहनत का काम है, यहाँ ज्यादा लागत भी लग रही है, क्या फायदा हुआ आपको? क्या मन के अंदर आपको सुकून लग रहा है? जी, मुझे तो बहुत सुकून है और मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो जो काम मैं कर रहा था उसमें एक लेवल पे मुझे सेटिस्फेक्शन था कि मैं रूरल डेवलपमेंट में किसानों के लिए काम कर रहा था। लेकिन इसमें अब मैं डायरेक्ट जुड़ के कि मैं खुद किसानों के लिए उदाहरण बन सकूं, इसलिए मुझे एक सेटिस्फेक्शन लग रहा है। कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन जैसे ही उन पे काम करते हैं तो धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते गए। और उससे मैं इस तरह से बढ़ता गया। तो मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल मैं कहूँगा तो बहुत अच्छे लेवल पर है। जी, जैसे कि हम बताते हैं किसान भाइयों को कि पानी की भी कमी है, अब तो गर्मी भी आने वाली है, तो प्लास्टिक मल्चिंग की जाती है, क्या आप अपने खेतों में भी मल्चिंग का उपयोग करते हैं? जी जी जी, अगर जैसे मैं जो प्लास्टिक मल्चिंग है वो मैं सब्जियों में खेती में उपयोग करता हूं, जिससे वो पानी का तो बचाव होता ही है, साथ ही साथ में ड्रिप का भी उपयोग करता हूं। अच्छा। प्लास्टिक मल्चिंग शीट के नीचे हम ड्रिप लगाते हैं जी। तो कम पानी में और ज्यादा उत्पादन उसमें मिल जाता है। जी,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बताया कि प्लास्टिक मल्चिंग, कितने एरिया में प्लास्टिक मल्चिंग की कितनी ज़्यादा जो खपत है वो लगानी चाहिए, कितनी खर्चा आता है, अगर आप किसान भाइयों को समझाना चाहें तो। जी जैसे अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से 2 माइक्रोन, जैसे 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्चिंग चलन में है इसमें, जो कि लगभग एक जो बंडल होता है 400 रनिंग स्क्रीन मीटर पर भी का देख ही रहे हैं लगातार जी जो जैसे कि मैडम बोल रहे हैं कि 400 रनिंग मीटर का एक बंडल होता है, वो 400 मीटर एरिया में हो जाता है। लगभग उसकी कॉस्टिंग 1700 रुपए के करीब वो आता है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे किसान भाई को बताइए कि जैविक तरीके से कीट नियंत्रण आपके खेतों में आप किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि किसान भाई भी जान पाए और वो भी उपयोग में ला पाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पूरा जैविक पे फोकस कर रहा हूं, तो जो मैकेनिकल तकनीक है वो भी मैं उपयोग कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि हम जो येलो स्टिकी ट्रैप है वो मेरे सब्जी के खेत में उपयोग करता हूं, जिससे कि जो सकिंग पेस्ट है एफिड जैसे थ्रिप्स वो उनके ऊपर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, क्योंकि वो येलो कलर की तरफ आकर्षित होते हैं। और मैं फेरोमेन ट्रैप यूज़ करता हूं, जिसमें कि मादा जो पार्ट होता है, मादा होती है इंसेक्ट की, उसकी अंग की खुशबू होती है, तो जो मेल इंसेक्ट हैं वो आकर्षित होकर उसमें फंस जाते हैं। और मैं प्रकाश प्रपंच भी उपयोग करता हूं, और हम नीम की जो पेस्टिसाइड है उनका घोल बना करके, और हम उसमें सप्ताह में एक बार या आवश्यकता अनुसार हम उसमें उपयोग छिड़काव करते रहते हैं, जिससे कीड़े बीमारी बहुत ही कम मेरे खेत में आते हैं। जी, नीम का जो आपने नाम लिया पेस्टिसाइड, नीम का पेस्टिसाइड बनाया किस प्रकार से जाए? जी इसके बहुत ही सरल तकनीक है, किसान भाई जो खेती करते हैं वो बना सकते हैं और सस्ती है। तो इसमें जैसे आपने 10 किलो नीम की पत्ती ले लिया, 2 किलो गोबर ले लेंगे, 10 लीटर जो है गोमूत्र उपयोग करके इन सबको मिला करके पीस करके 3 से 4 दिन एक 100 लीटर के ड्रम में पानी में इनको डाल देंगे और लकड़ी से अच्छे से हिलाते रहें। हाँ और उसके पास 3-4 दिन बाद उस घोल को एक कपड़े से उसमें निचोड़ करके, और जो अर्क निकलता है उसको छान के आपको पूरे खेत में उपयोग करना है, जिससे आपको सकिंग पेस्ट और कीड़े बीमारी नहीं आते हैं। जी किसान भाइयों, अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। वर्मी कंपोस्ट खाद तो हमने किसान भाइयों को बनाना भी सिखा दी, उसकी विधि भी बता दी, लेकिन क्या कुछ और अच्छे फायदे हैं जो कि आप बताना चाहें तो आगे जो हमारे किसान भाई हैं वो भी उसको उपयोग में लाएं कि हाँ इसके बहुत अच्छे फायदे हैं, वो बताएं। जी, वर्मी कंपोस्ट के बहुत ही फायदे हैं। सबसे पहले तो ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, और जो हमारी मृदा की संरचना केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग करने से खराब हो रही है उसको वर्मी कंपोस्ट सुधारता है। जो पोरोसिटी है, रंध्रावकाश है, उसको सुधारता है। और ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो मृदा की, उसको बढ़ाता है। जैसे कि गर्मी में पानी जल्दी हास हो जाता है जहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, तो लेकिन वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने से धीरे धीरे फसलों को जाता रहता है और ये उत्पादन भी इससे ज़्यादा मिलता है। और इसमें जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो दूसरी खादों से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे ये फसल को मिलते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है।
और इसमें एक मुख्य बात और मैं इसमें बताना चाहूँगा, जिसमें ये है कि जो ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें और जैसे एजेटोबैक्टर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ये भी होते हैं जो हमारी जो ग्रेमिनी फसल है या जो फास्फोरस की अनुपलब्ध मात्रा को ये उपलब्ध मात्रा में लाता है। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे फायदे हैं और ये हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने खेतों में सब्जियां लेते हैं, तो जो वर्मी कंपोस्ट आपने खाद उपयोग में लाई, तो क्या उससे पैदावार भी बहुत अच्छी होती है और क्या उसका मूल्य भी बहुत अच्छा मिलता है? जी, अगर जैसे पैदावार तो मैंने जैसे बताया कि ये इसमें पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में और संतुलित मात्रा में चाहते हैं तो पैदावार तो बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन आप पंजीयन करवा करके और आगे इसमें सेल करते हैं तो आपका धीरे धीरे ब्रांड बन जाता है और आपके उत्पाद का मूल्य आपको ज़्यादा मिलता है बाजार में। जी जी जी, विपणन जो है आप क्या किसान भाइयों को सिखाते हैं? कुछ आप किसान भाइयों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि किसान भाई आपसे आके सीखें और आगे जाके ज़्यादा मुनाफा कमाएं? जी, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं किसान परिवार से ही हूं, तो मुझे पता है किसानों की समस्या, तो उनके पास सही जानकारी का बहुत अभाव है। तो मैं जो जैविक तरीके से खेती करना, वेजिटेबल की खेती करना, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करना, ये सारे प्रशिक्षण जब भी किसान भाई चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका प्रशिक्षण वगैरह भी आयोजित करता हूँ। तो आप ये किसान भाइयों तक जानकारियां किस प्रकार से भिजवाते हैं? क्योंकि जो आपकी कार्यशालाएं हैं, तो क्या आपने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं? क्योंकि आजकल तो जो डिजिटल युग है, तो क्या व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं? किस प्रकार से आप? जी, मेरे जो किसान भाई हैं उनका ग्रुप भी बनाया हुआ है और क्योंकि आप बिल्कुल सही बोला है कि ये डिजिटल युग है तो किसान को भी उनके पास जानकारी उनको आना नहीं पड़े, उसके लिए मैं कुछ अपना चैनल, जो यूट्यूब चैनल पर भी कुछ वीडियो छोटे छोटे क्लिप बना करके वो भी डालता रहता हूँ, तो किसान भाइयों उनसे भी देख करके अपना वो खेती करते हैं। जी, जो किस प्रकार से डिजिटल जो आपकी क्लास होती है उसमें आप सिखाते किस प्रकार से? जब किसान भाई आ गए तो बहुत सारे प्रश्न भी होते होंगे, तो उनका आप निराकरण किस प्रकार से करते हैं? जी, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने कृषि बैकग्राउंड है, मेरा कृषि में ही पढ़ाई किया हुआ है, तो मैं उनको जो भी प्रश्न है उनका पूछ लेता हूँ और उनको मैं प्रैक्टिकली आंसर देता हूँ। और मैं उनको करके भी दिखाता हूँ। जैसे वेजिटेबल में टमाटर की खेती, गिलकी, करेला, वर्मी कंपोस्ट या जैविक कीटनाशक निर्माण, ये हम उनको ट्रेनिंग तो देते ही देते हैं, लेकिन उनको हम करके भी वहां पर कार्यशालाएं जो हैं, आपकी प्रयोगशालाएं हैं, वो भी आप किसान भाइयों को लगातार बताते हैं। तो आपको ये बताइए कि जो किसान भाई आते हैं उनसे आपको फीडबैक कैसा मिलता है? देखिए, किसान भाइयों का अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, सभी मिला जुला रिस्पांस भी मिलता है। कुछ किसान भाइयों का कभी लगता है कि उनको कुछ आंसर का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो दोबारा पूछते हैं। कुछ हमारे फील्ड भी विजिट करते हैं और कुछ देखिए किसान भाई या कोई भी हुआ वो थोड़ा सा हमारा रिजल्ट देखना चाहता है। हाँ जी। वो रिजल्ट तो कुछ समय शुरुआत में मुझे अच्छा रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन बाद में अभी इतना अच्छा लोग मेरी बातें करने लगे हैं कि यार उन्होंने ये पहले नहीं कर रहे थे लेकिन अभी बहुत अच्छा कर लिया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी भी बाजार में है, हम बाजार में जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम जैविक उत्पाद ही खरीदें, तो क्या आप बाजार भी बताते हैं कि इस बाजार में जाइए, यहाँ पर उत्पादन जो आपका है उसका मूल्य बहुत अच्छा मिलेगा? किस प्रकार से आप जो किसान भाई, उनकी कोई संस्था भी बनाई हुई है क्या? आप ऐसे जाके, जैसे मेले हैं, बहुत सारे ऐसे हाट बाजार हैं, वहां आप जाते हैं? जी, जैसे मैंने बहुत सारे मेले भी लगते हैं कृषि विभाग के भी और इस तरह के भी, लेकिन उससे पहले जो बात है कि आप उत्पाद आप तैयार करते हैं जी जी जी, तो आपके उत्पाद की क्वालिटी ही सबसे अच्छी होती है। आपका बाजार में जाते ही, क्योंकि आपका पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं हुआ, जब तक वो आप उस सर्टिफिकेट नहीं लिए तब तक आप नहीं बेच सकते। लेकिन आपका जो क्वालिटी है वो ही बाजार में अच्छे से दिखती है, और जो एक वर्ग होता है जो चाहता है कि हमें जैविक ही खाना है, तो वो देखकर ही आपका प्रोडक्ट कुछ तेज भाव में आपका बिक जाता है। जी जी जी, बड़ा जी आप आए हमारे स्टूडियो में और किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि वो जब आपको देखेंगे तो जरूर आगे वाली पीढ़ी को भी आपका उदाहरण देंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती की जानने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जन औषधियां उपयोगी
ओलावृष्टि और असमय वर्षा की राहत राशि शीघ्र, लाडली बहना योजना, आम की फसल में सफेद फफूंदी और अनाज का सुरक्षित भंडारण करें। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि जन औषधियों के उपयोग को निरंतर व्यवहार में लाने में ही उसकी सार्थकता है। उन्होंने कहा कि जन औषधियां सस्ती और अच्छी होती है। ये संदेश घर घर पहुंचाने में ही जन औषधि दिवस की सफलता है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जन औषधि दिवस को जन औषधि का उपयोग करने के संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। स्वयं उपयोग करने की प्रतिबद्धता के साथ ही दूसरों को भी औषधि की गुणवत्ता के बारे में बताते हुए उपयोग के लिए प्रेरित करें। राज्यपाल श्री पटेल मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑडिटोरियम में जन औषधि दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और असमय की बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। तत्काल सर्वे के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टर से भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहां नुकसान हुआ है उन सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का काम चल रहा है। किसान भाई बहन चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। सर्वे के बाद जल्द से जल्द RBC 6/4 में राहत राशि और फसल बीमा की राशि का लाभ मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधारोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में ये बात कही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाडली बहना योजना 2023 को शुरू की गई है, जिसमें निम्न मध्यम वर्ग और गरीब महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र कैंप के माध्यम से 25 मार्च 2023 से भरे जा रहे हैं। आवेदन पत्र कैंप स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे लाइव फोटो ली जा सके। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। आम की फसल में बोर आ गए हैं और फलन की शुरुआत हो गई है। इस समय कहीं कहीं सफेद फफूंदी का प्रकोप भी देखा जा रहा है। इस रोग का सही समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो फलन कम होता है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए आम पर सल्फर का प्रयोग करें, जिसे थायोबीट भी कहते हैं। इसकी 60 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय एंथ्रेक्नोज का भी प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए तामरयुक्त फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करें, जिसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़कना चाहिए। अनाज भंडारण से पूर्व सबसे पहले अनाज को कड़ी धूप में सुखा ले। दाना इतना सूख जाए कि जब हम इन्हें दांतों के बीच में दबाए तो कट की आवाज आए। भंडारण पात्र या बोरे में अनाज रखने से पहले उसे खूब सुखा ले। कोठियों की खूब सफाई करें और कॉपर सल्फेट युक्त चूने से कोठी की पुताई करें, जिससे अनाज को फफूंद से बचाया जा सके। इसी प्रकार गोदाम की पुताई करते समय चूने के 100 लीटर घोल में 1.5 किलो फिटकरी मिलाकर पुताई करें या मैलाथियान 50 EC दवा या पानी के 1:1:00 अनुपात का घोल बनाकर 3 लीटर घोल को प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इसी प्रकार बीज भंडारण के लिए 5% मैलाथियान चूर्ण या फेनवलरेट चूर्ण को 250 ग्राम प्रति क्विंटल की दर से मिलाएं तथा खाने के अनाज से दूर रखें। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हम मिले एक सफल उद्यमी जो हमारे किसान भाई हैं उनसे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।